गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस सत्र में। और हम कंटिन्यू करते हैं वेक्टर को। तो इससे पहले हम वेक्टर का जो पिछला लेक्चर था उसमें देखे थे कि किस तरह से वेक्टर होती क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो और जो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो करे वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है या सदिश राशि कहलाती है। उसके बाद था उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हमने बोला था कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर के ऊपर एरो लगाते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को बोल्ड कर देते हैं, मतलब बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ विदेशी राइटर के किताबों में इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया। दूसरा था वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के ऊपर यदि हम मोड लगा देते हैं, इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या नॉर्मली हम वेक्टर के ऊपर से एरो को हटा देते हैं। उसके बाद हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो रखकर रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें लाइन सेगमेंट की लंबाई उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखलाती थी और एरो उसके डायरेक्शन को दिखलाती थी। तो हमने बताया भी था कि आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर दिखलाना है तो उसको छोटे की तुलना में यकीनन आपको बड़े लाइन सेगमेंट से दिखलाना चाहिए, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। फिजिक्स में और भी चीज़ें यूज हैं वेक्टर में। सबसे पहले हम आज देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कब दो वेक्टर इक्वल कहे जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यदि हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने की बात को छोड़ के बात करें तो सिर्फ वेक्टर में दो ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और दो वेक्टर तब इक्वल होगा, दो सदिश तब इक्वल होगी जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, या दो सदिश तब बराबर होगी जब उनका दिशा और परिमाण दोनों समान हो। दोनों में से कोई एक अलग अलग होगी या दोनों अलग अलग होगी तो सदिश बराबर नहीं होगी। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो हम उसको यहाँ लिख के दिए, हम आप दिखाते हैं आपको। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, सदिशों की बराबरी। टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have equal magnitude and same direction। दो वेक्टर इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन भी समान हो। हिंदी में बात कर लेते हैं, दो सदिश समान कहलाते हैं जब उनके परिमाण बराबर एवं दिशा समान हो, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो। हिंदी में बोले तो दिशा एवं परिमाण दोनों बराबर हो। एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, एक फोर्स हमने लिखा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और उस फोर्स की डायरेक्शन है ईस्ट। मतलब एक फोर्स है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और डायरेक्शन है ईस्ट। दूसरा फोर्स है F2 जिसकी भी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और डायरेक्शन है ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर F1 और F2 की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, वो दिख रही है। इसलिए हमने लिखा है कि F1 इज इक्वल टू F2। अब इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि हम बोले कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो हम जब वेक्टर को का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे तो उसमें हमने बताया था, और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में भी रखना है क्योंकि हम इसका वेक्टर एडिशन के समय भी इस्तेमाल करेंगे, कि दो वेक्टर तब इक्वल कहे जाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखे थे तो उसमें देखे थे कि लाइन सेगमेंट की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरो डायरेक्शन को। तो पहले हम देखते हैं क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा कि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए
और किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसके लाइन सेगमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वेक्टर ए के लाइन सेगमेंट की लंबाई जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी लाइन सेगमेंट की लंबाई है वेक्टर बी की। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने इस बात का जिक्र किया है कि लाइन सेगमेंट की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जस्ट हमने बोर्ड पर दिखलाया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की लाइन सेगमेंट की लंबाई सेम है, इसका मतलब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। एरो डायरेक्शन को दिखलाती है और आपको दिख रहा है कि दोनों वेक्टर की एरो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब फिगर देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम। दोनों सदिशों ए और बी की दिशा एवं परिमाण बराबर है, इसलिए यहाँ सदिश ए सदिश बी के बराबर होगा। दैट मीन्स वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। अब हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर से क्या मतलब है? यदि आप किसी वेक्टर का निगेटिव कर रहे हैं, उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल वेक्टर थी, जो पहले वाली वेक्टर थी, जो ओरिजिनल वेक्टर थी, उसके रेस्पेक्ट में उस वेक्टर का जो निगेटिव होगा उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी पहले वाले के रेस्पेक्ट में, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यही है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब यदि हम किसी सदिश का ऋणात्मक निकालेंगे तो उस सदिश के ऋणात्मक निकालने के लिए करेंगे कि पहले वाली जो सदिश थी, जो हमारी मूल सदिश थी, परिमाण तो उसके बराबर ही होगा उसके ऋणात्मक का, परंतु दिशा विपरीत हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वो आप यहाँ देखें, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का ऋणात्मक। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी एज द ओरिजिनल वेक्टर। जैसा पहले वाले ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है उतनी ही उसके निगेटिव की भी मैग्नीट्यूड होती है, बट अपोजिट डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। जो हमारा मूल वेक्टर था जिसका हम निगेटिव निकालना चाहते हैं, उसके निगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समान होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। इन हिंदी, किसी सदिश का ऋणात्मक मतलब परिमाण में मूल सदिश के बराबर, जिस सदिश का हम ऋणात्मक निकाल रहे हैं, परिमाण में यह ऋणात्मक सदिश मूल सदिश के परिमाण में तो बराबर होगी, परंतु दिशा में विपरीत होती है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यदि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस है, वेक्टर ए है, और देखिए हमने वेक्टर में जब निगेटिव साइन लगाया है तो मैग्नीट्यूड सेम है। अब कैसे मैग्नीट्यूड, सवाल उठता है कैसे मैग्नीट्यूड है? क्योंकि वेक्टर ए को हमने जितने बड़े लाइन सेगमेंट से दिखलाया है, इस वेक्टर माइनस जो वेक्टर ए है, मतलब इस वेक्टर ए का जो निगेटिव है उसको भी हमने उतने ही बड़े लाइन सेगमेंट से दिखाया। इसका मतलब वेक्टर ए का जो निगेटिव वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के सेम होगी, क्योंकि हम दोनों वेक्टरों के लाइन सेगमेंट को इक्वल दिखा रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर ए और निगेटिव ऑफ वेक्टर ए मतलब सदिश ए और सदिश ए के ऋणात्मक के परिमाण बराबर है, क्योंकि हमने दोनों वेक्टर को बराबर लंबाई के रेखाखंडों से दिखलाया है। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ए के डायरेक्शन इस ओर है, तो जो इस वेक्टर ए का निगेटिव है, ऋणात्मक है, उसका एरो हमने इस ओर लिया हुआ है, मतलब अपोजिट। ओके, अब यहाँ देखते हैं F1 है 5 न्यूटन ईस्ट। तो यदि इस F1 वेक्टर के निगेटिव की बात करेंगे तो जैसा कि हमने डिफिनीशन में बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो माइनस F1 का F1 के मैग्नीट्यूड के सेम है, क्योंकि F1 की मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और F1 की डायरेक्शन है ईस्टवर्ड, तो माइनस F1 की मैग्नीट्यूड तो वही है 5 न्यूटन, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यहाँ हमने लिखा है वेस्ट। तो दैट मीन्स निगेटिव ऑफ ए वेक्टर या किसी सदिश का ऋणात्मक मतलब परिमाण में तो वो दोनों सदिशों एक दूसरे के बराबर होगी,
कोई सदिश और उनका ऋणात्मक परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगी। ओके, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत नेसेसरी थिंग्स है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड टू कम्युनिकेट विथ वेरी इजीली विथ फिजिक्स। मतलब यूनिट वेक्टर इज वेरी नेसेसरी। तो हम यूनिट वेक्टर को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट हिंदी इकाई, वैसा वेक्टर जिसका परिमाण, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब इकाई हो, एक हो, वैसे वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें, और आपको ये भी बता दें कि यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये सिर्फ डायरेक्शन दिखलाने के काम में आती है। अब कैसे यूनिट वेक्टर लिखते हैं किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, सो देखिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कैप यूज करते हैं, जैसे एक कैप। इस ए कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर। अब आप कहिएगा कि ये यूनिट वेक्टर हो कैसे हो गया, तो हम डिफिनीशन बाद में लिखेंगे, पहले चीज़ों को समझते हैं। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर कैप लगा के, टोपा लगा के, टोपी लगा के। तो यहाँ कैप लगा हुआ, इसका मतलब आपको समझना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यहां यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए। अब आप समझिए कि कैसे हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं और क्यों उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे हमको ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो डिफिनीशन होता है या ऐसा बतलाया जाता है कि यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये क्या है, यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, या ऐसा करें कि वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड को हम दूसरे तरीका से भी बतलाए थे कि या तो आप मोड लगा के दिखाएं या उसके ऊपर से एरो को हटा दें। तो यदि हमें वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, इसका मतलब वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब कैसे ये यूनिट वेक्टर है, कैसे इसका मैग्नीट्यूड ए है, यूनिट है सॉरी, और क्यों ये ए के ही डायरेक्शन में है वो देखते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे ये वेक्टर ए है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसका होगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ही। और इसमें क्या होगा, चूंकि वेक्टर है और वेक्टर में होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यदि ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए में है मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर ए का। और है डायरेक्शन किसका? वेक्टर ए का। यदि ये इकाई सदिश हम लिख रहे हैं, ये सदिश ए है, तो सदिश ए मतलब उसमें परिमाण है किसका? सदिश ए का। और दिशा है किसका? सदिश ए का ही। और नीचे में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसी सदिश के परिमाण से, मतलब मैग्नीट्यूड से।
अब आप देख लीजिए ऊपर में वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का ही और डायरेक्शन है वेक्टर ए का, और इसमें हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर में भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और नीचे में भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड वाइज को आप थोड़ा सा हटा के सोचिए, तब मैग्नीट्यूड हट के मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी 1। सिंपल सा हमको तो दिख रहा भाई कि यदि ये वेक्टर ए है, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए है तो इसमें मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का और डायरेक्शन भी है वेक्टर ए का, और हम नीचे उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड दूसरा नीचे वाला मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो सिर्फ इसमें क्या बच रही है डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है वेक्टर ए के डायरेक्शन में, क्योंकि यदि हम वेक्टर ए की ही डायरेक्शन यहां लिख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि सही में ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई 1, और इसमें सिर्फ क्या है डायरेक्शन। तो यदि हमें किसी और यहां से सिंपल सा चीज दिख रहा है कि यदि हम सही में किसी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट बचती है 1 बचती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए ऊपर में है तो इसका मतलब ऊपर में है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का डायरेक्शन, और नीचे में वेक्टर ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नीचे के वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ मैग्नीट्यूड बचेगी यूनिट 1, और सिर्फ इसमें क्या होगा डायरेक्शन, वो भी किसका वेक्टर ए का, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसका नाम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। और कैसे लिखते हैं तो सिंपल है, उस वेक्टर में कि जिस वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, जिस सदिश के दिशा में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से डिवाइड कर देना। ओके, तो हम अब डिफिनीशन लिखते हैं। यदि हमको वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, वेक्टर बी के, तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, इकाई सदिश सदिश बी के दिशा में। इसके लिए भी क्या करेंगे, वेक्टर बी में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का डायरेक्शन है और नीचे में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितनी मैग्नीट्यूड होगी 1, और सिर्फ इसमें बचेगा डायरेक्शन किसका वेक्टर बी का। और अब जो ये पूरी क्वांटिटी है इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो गई और इसमें सिर्फ डायरेक्शन बचा, वो डायरेक्शन किसके अलोंग वेक्टर बी के अलोंग। तो साधारण सी बात है, हम आपको डिटेल में इसलिए ले गए कि आपको समझना है कि ऐसा करते क्यों है, और सिर्फ आपको याद कर लेना है बच्चों कि यदि हमें किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर का यूज आपको आगे बतलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ही इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है फिजिक्स में। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर इसलिए नाम पड़ा, इकाई सदिश इसलिए नाम पड़ा कि इसका परिमाण इकाई होता है, एक होता है, मैग्नीट्यूड एक होती है। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखलाने के काम आता है क्योंकि इसमें सिर्फ बचती डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाती है। ओके, हम इसको लिख लेते हैं। A vector having unit magnitude and it is only used for showing direction.
हिंदी में बात कर ले बच्चों। ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो और यह सिर्फ दिशा दिखलाने का काम करे। इकाई सदिश कहलाती है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, इसलिए तो इकाई सदिश नाम पड़ा, यूनिट वेक्टर नाम पड़ा, और यह सिर्फ दिशा दिखलाने का काम करे, इकाई सदिश कहलाती है। A vector having unit magnitude and it is only used for showing direction is called unit vector. ओके, अब हम किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखेंगे कैसे, आपको हम अभी तुरंत बताएंगे कैसे लिखना है। उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, वो आप देख चुके हैं कैसे, और सिर्फ उसमें डायरेक्शन बचेगी उसी वेक्टर का जिसका हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। तो हम एक लिखते हैं, यदि हमें किसी वेक्टर के अलोंग, यदि हमें किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना हो, यदि हमें किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना हो, तब हम उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यदि हमें किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना हो, तब हम उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जैसे हमें यूनिट वेक्टर लिखना है वेक्टर ए के अलोंग, तो हम उसको ए कैप से दिखाएंगे। इसको पढ़ते क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, तो कभी भी मैथ के भी किसी सवाल को सॉल्व करते वक्त यदि आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो किसी वेक्टर के अलोंग, तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और आपको अच्छा लगे जो चीज़, तो हमारा उम्मीद होती है कि दूसरों को भी वो अच्छा लगे। तो आशा करते हैं कि आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारा चैनल यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अगला लेक्चर वेक्टर का ही आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब ये लेक्चर आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसके लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।